नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, उससे पहले यहाँ पे कुछ समय निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल टाइम आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए, और टोटल मार्क्स आपका 40 है। और ये जो प्रश्न पत्र है आपका, उसको 4 खंडों में बांटा गया है और सभी प्रश्न आपका अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या आपका 8 है और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अपने भाषा शैली में देना है, ठीक है। और कौन से प्रश्न पर कितना अंक निर्धारित है उसके सामने, यानी कि उसके सामने उपरांत में वहां पे लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दिशा निर्देश को देख लिया। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, खंड का में आपका अपठित बोध है, यानी कि आपके इसमें एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों, बहुत ही आसान पैसेज है, इसको समझने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं आनी चाहिए। मैं इसका डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है चरित्र क्या है। तो देखिए इसके उत्तर को देखिए कि चरित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी आंशिक गुण के विकास के नाम चरित्र नहीं है, संपूर्ण जीवन का नाम ही क्या है, चरित्र है। तो पेसेज के अनुसार ये आपका हो गया चरित्र का डिफिनेशन। क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आपका पेसेज में कि चरित्र जीवन की अस्थायी संपत्ति है, कैसे। तो देखिए बच्चों, चरित्र अस्थायी संपत्ति है या धन दौलत के समान चलमायन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये चलता नहीं है, जैसे पैसा आता है वो जाता है ना, उस प्रकार से चरित्र आता और जाता नहीं है। चरित्रवान का प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है, जो कि क्या है, अस्थायी है। क्लियर है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है आपका कि चरित्रवान व्यक्ति क्या पाता है। तो चरित्रवान व्यक्ति को आदर और सम्मान प्राप्त होता है, यानी कि जिसका चरित्र अच्छा रहता है उसको आदर मिलता है और इज्जत मिलता है। तो ये आपका पैसेज का जो प्रश्न था, 3 प्रश्न, वो खत्म हो गया। अब आपका है खंड ख, जिसमें आपका अभिव्यक्ति और माध्यम है, यानी कि इसमें आपका ग्रामर सेक्शन है, जिसमें आपको पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, और जो आपका रिपोर्ट लेखन है, यानी कि जो समाचार पत्र क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे देना है। देखिए यहाँ पे क ख ग घ, यानी कि टोटल 4 प्रश्न है, इनमें से किसी 2 को आपको लिखना है। तो देखिए क में भी आपका अथवा में दिया हुआ है, अगर आप क का लिखते हैं तो ये यहाँ पे 2 निबंध, ठीक है, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। अगर आप युवा पीढ़ी और देश का भविष्य पर निबंध लिखते हैं तो जो है उससे बेहतर चाहिए, इस पर नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप निबंध लिखते हैं तो इनमें से किसी एक पर लिख दीजिए। तो पहले हम लोग इसके सारे आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको दोनों का निबंध का आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से निबंध लिखना है। आपको एग्जाम में जो अच्छा लगे, जो आए, आप लोग जो जानते हैं उसको लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि युवा पीढ़ी और देश का भविष्य, इस पर हम लोग निबंध देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जिस पर आप लोग निबंध लिख रहे हैं उसका यहाँ पे हेडिंग डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा आधारभूत जानकारी लिखनी है, यानी कि बेसिक आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बेसिक मैंने किस प्रकार से लिखा है कि युवा पीढ़ी और देश के भविष्य पर की युवा पीढ़ी और देश का भविष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसी भी देश में अगर युवाओं की संख्या ज़्यादा है तो उस देश का विकास तेजी से होता है, क्योंकि युवा पीढ़ी ही देश का विकास कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है। हमारे देश कुछ मामलों में और कुछ देशों से आगे है, तो इसमें से सबसे बड़ा योगदान है हमारी युवा पीढ़ी का, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों में हमारा देश पीछे रह जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें युवा पीढ़ी भी जिम्मेदार है, यानी कि जो इसमें हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसमें युवा पीढ़ी जिम्मेवार है, और जो पीछे हमारा देश के कुछ क्षेत्र में रह जा रहे हैं उसमें भी युवा पीढ़ी ही जिम्मेवार है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या काफ़ी है, युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य होता है। क्लियर है। ये हम लोगों ने बेसिक बता दिया कि हमारा देश का भविष्य किस प्रकार से युवा पीढ़ी है, किस प्रकार से हमारा देश और हमारा युवा पीढ़ी जुड़ा हुआ है। उसके बाद अब यहाँ से मेन आपका स्टार्ट होता है, पैराग्राफ सेंड करके स्टार्ट करना है कि युवा पीढ़ी यदि सही समय में पढ़ाई करती है, मेहनत करती है, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में कुछ ऐसे भी हुआ है अपनी उम्र गलत
उम्र गलत कामों में लगा देते हैं। यानी कि हम लोग जो हमारा ये पढ़ने लिखने का उम्र है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते में या तो गलत कामों में लगा देते हैं, जिससे उनकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, साथ में देश का भविष्य भी कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि देश का युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य निश्चित करता है। उसके बाद फिर से आपको पैराग्राफ चेंज करना है, मतलब 2-3 पैराग्राफ में आपको लिखना है एक ही तरह से। मतलब गाय पर जिस प्रकार से निबंध लिखते हैं ना, तो मान के चलिए ये आपका पेज है, तो डायरेक्ट सब लाइन इस तरह नहीं भर देना है, पैराग्राफ चेंज करके ही लिखना है, तभी अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है आपका कि तो ऐसे में देश का विकास युवा पीढ़ी पर ही निर्भर करता है। आज के इस आधुनिक ज़माने में भले ही हमारा देश तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर आजकल की नई सोच वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश पीछे होता जा रहा है। हमारे देश के नौजवान यानी कि युवा पीढ़ी देर तक सोती है, सुबह काफ़ी देर से चलती है, जिसकी वजह से उसका समय तो खराब होता ही है, उसके साथ ही उसका सेहत भी खराब होता है। यानी कि रात को लेट से सोना नहीं चाहिए और लेट से उठना नहीं चाहिए सुबह को, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका दिन तो समय तो खराब हो ही रहा है, और इससे क्या आपका सेहत भी खराब होता है, और हमारे देश का जो भविष्य है वो भी खराब हो रही है। उसके बाद देखिए कि पहले के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। लोग सुबह जल्दी उठते थे, जल्दी नहाते थे और अपने काम पे जाते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग की दिनचर्या दिन ब दिन बदलती जा रही है, वह लोगों की आलसी होते जा रहे हैं। ऐसे में देश आगे क्या बढ़ेगा। आजकल की युवा पीढ़ी अनुशासन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, यदि वे अनुशासित नहीं हो रहेंगे तो बाद में उससे ही नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आज की युवा पीढ़ी जो है, आप लोग अनुशासन से काम नहीं करते हैं तो आपको बाद में ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा से आज नहीं पढ़ते हैं तो बाद में ही आपको दिक्कत होगा। सोचिए वो माता पिता के चेहरे में क्या होगा जब आप लोग जॉब नहीं ले पाइएगा, एक अच्छे इंसान नहीं बन पाइएगा, ठीक है। तो मन लगा करके पढ़िए और जॉब लीजिए, ठीक है, नौकरी लीजिए। नौकरी नहीं लीजिएगा तो अच्छे काम तो करिएगा ना, अच्छा से आप कमाइए खाइएगा, अपने घर तो चला पाइएगा ना। इसलिए पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मन से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अति इसके अथवा में जो आपका दिया हुआ था कि जो है उससे बेहतर चाहिए, यानी कि हमारे पास जो है उससे बेहतर की जो लालसा होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। तो देखिए बच्चों, देखिए एग्जाम में आपको एक ही लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम में आपको एक ही लिखना है। यहाँ पे मैं आपको सारा का उत्तर बताते जा रहा हूँ ताकि कोई भी तो एग्जाम में आ जाए तो आप लोग आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा पढ़ना है, एग्जाम में एक ही लिखना है जो आप लोग जानिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी आपको हेडिंग डालना है, ठीक है, और स्टार्ट करना है एक लाइन छोड़ करके कि आजकल की कंपटीशन भरी जिंदगी में लोग दूसरे से बेहतर बनना चाहते हैं। संतोष नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब संतुष्टि नाम का कोई भी चीज़ नहीं बची है। हमारे जीवन में लोगों का सर्वश्रेष्ठ बेहतर तो बनना है, लेकिन कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता है। यदि उससे कुछ हासिल भी हो जाए तो यही कहेगा कि और बेहतर होता तो अच्छा होता। जो मिला है उससे बेहतर की उम्मीद रखते हैं। अरे कोई यह नहीं सोचता है कि उनके पास है, भगवान ने तो उसको यही दिया है, बहुतों के पास तो कुछ भी रत्ती भर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास है उससे पछताना नहीं चाहिए, भले ही हमें उससे बेहतर सोचना चाहिए कि हाँ हमें और इस पर आगे बढ़ना है, ठीक है। हम छोटा सा जॉब लेते हैं तो उससे बड़ा जॉब लेने के प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमारे पास सिर्फ यही है, ठीक है। अरे बहुतों के पास तो कुछ भी नहीं है, सो देखना चाहिए। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपका पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि हाँ मैं मानती हूँ कि जो है उससे बेहतर की उम्मीद करना उतना गलत नहीं है, क्योंकि यदि उतने में संतोष कर ले तो बंदा आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन हाँ हर फील्ड में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, हर फील्ड में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और हर कोई अपना अलग अलग फील्ड में तेज होता है। उसके बाद देखिए कि बेहतर पाने की चाह में लोग जो उनके पास है वह भी गवा देते हैं। समय के साथ दीजिए, समय आपका साथ देगा। किसी और से खुद की तुलना करने में बेहतर यह होगा कि आप अपना मुकाबला खुद से करिए। यानी कि हमें किसी और से तुलना नहीं करना चाहिए कि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में तेज है, हम थोड़ा कमज़ोर हैं। अरे मेहनत करो कि हाँ हम इतना कमज़ोर हैं, थोड़ा कल और तेज होंगे और थोड़ा कल तेज होंगे, तभी आप बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। दूसरे को नहीं देखना है, आपको अपने आप को देखना है, अपने आप में क्या कमियाँ हैं उस पर आपको निहारना है, ठीक है बच्चों। देखिए उसके बाद है कि अपना मुकाबला खुद से करें। एक विद्यार्थी जब क्लास में टॉप करता है तब उसका नेक्स्ट टारगेट होता है कि वह अगली बार स्टेट टॉप करेगा। जो मिला है अगली बार उससे बेहतर चाहिए, तो ऐसे में उसका यह लक्ष्य पूर्णतः सही है, परंतु हर जगह यह चीज़ें लागू नहीं होता है। यह आजकल के युग की पूरी दुनिया यही है कि लोग जो है उसे ना दे करके उसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करते हैं,
ठीक है। तो ये आपका दूसरा निबंध हो गया बच्चों। दूसरा निबंध इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे आपको आसानी से समझना है। वीडियो के अंत तक मैं बता दूंगा पीडीएफ आपको कब और कहाँ से मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए खंड ख में आपका है कि अपने क्षेत्र के इस सरों यानी कि सरों के बढ़ते प्रकोप से डेंगू महामारी का वर्णन करते हुए दैनिक भास्कर यानी कि दैनिक समाचार पत्र को एक पत्र लिख रहा है, यानी कि जो आपका डेली समाचार पत्र है, डेली न्यूज़पेपर है, उसको एक पत्र आपको यहाँ पे लिखना है। जो अपने शहर, यहाँ पे शहरों ने, ठीक है, यहाँ पे शहर होगा, ठीक है। शहरों में आपका क्या हो रहा है, डेंगू की महामारी बढ़ रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको एक संपादक महोदय को पत्र लिखना है कि वो पेपर में इसको छापे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जिस प्रकार से प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं उसी प्रकार से आपको स्टार्ट करना है कि सेवा में। उसके बाद हम लोग प्रधानाचार्य महोदय देते हैं ना, तो यहाँ पे आपको किसके पास लिख रहे हैं, प्रधान संपादक के पास लिख रहे हैं पत्र, मतलब एक दैनिक समाचार पत्र के पास लिख रहे हैं, तो उसका जो हेड होगा उसको क्या कहते हैं, प्रधान संपादक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधान संपादक लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्कूल वाला में उसके बाद एड्रेस देते हैं ना, तो एड्रेस स्कूल का एड्रेस स्कूल के प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, तो स्कूल का एड्रेस देते हैं। तो यहाँ पे हमको किसके पास लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पेपर वाले के पास। तो पेपर वाले का जो हेड ऑफिस है, हेड है, उसका यहाँ पे एड्रेस आपको दे देना है, दैनिक जागरण कहाँ पे, रांची, ठीक है। उसके बाद आप लोग जिस प्रकार से विषय लिखते हैं कि 2 दिनों का छुट्टी चाहिए, उसी प्रकार से विषय यहाँ पे आपको दे देना है कि मच्छर के बढ़ते प्रकोप के निवारण हेतु, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको महोदय देना है। जिस प्रकार से आप लोग अपने स्कूल में लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको विषय के बाद महोदय देना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, सविनय निवेदन है कि यहाँ तक सारा पत्र में आपको सेम तरीका से लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, मैं इस पत्र के माध्यम से नाला रोड की वास्तविक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि जब बरसात में सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं जिससे मच्छर क्या होते हैं, पनपने लगते हैं। यही मच्छर सर्वत्र फैल जाते हैं। इन मच्छरों के कारण बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इन सब कारणों से इस क्षेत्र में रहना दुर्भर हो गया है, यानी कि रहना असंभव हो गया है। लोगों को दैनिक क्रियाकलापों में बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या समस्या है, सविनय निवेदन के बाद आपको यहाँ पे किस प्रकार से समस्या हो रही है उसके बारे में लिख देना है। उसके बाद देखिए थोड़ा पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है, अतः विभिन्न निवेदन है कि आप इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएं जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को थोड़ी राहत मिले डेंगू से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा डेट दे दीजिएगा, जिस डेट को आप लोग एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है, उस डेट दीजिएगा। अच्छा कोई भी डेट दीजिएगा चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखना भवदीय तो आपका विश्वासी है, ठीक है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। भवदीय तो आपका विश्वासी है, अपना नाम और अपना एड्रेस दे देना कि ताराटाण मोलडी, तो कुछ भी आपको जो मन लगे अपना एड्रेस यहाँ पे दे देना। जो आपका एड्रेस है कि शास्त्री नगर गिरिडीह, शास्त्री नगर धनबाद, इस प्रकार से अपना एड्रेस इस प्रकार से दे देना, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से पत्र लिखना है। उसके बाद देखिए अगला है आपका कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ही लिखना था, एक निबंध लिख सकते हैं आप, एक वो पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। 4 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अगर निबंध लिखेंगे तो उसमें भी आपका एक ऑप्शन है, ठीक है। तो निबंध लिख दीजिए आप 2 में से एक, और आपका जो 3 इधर दिया हुआ है ये ख ग और घ में, उसको लिख दीजिए। तो आप जो लिखना चाहते हैं, ख में आपका जो पत्र दिया था पत्र को लिख सकते हैं। तो एक आपका रहेगा समाचार पत्र किसे कहते हैं, रिपोर्ट किसे कहते हैं, इस प्रकार से लिखने का आएगा, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हैं। तो नीचे और एक आपका पत्र रहेगा, उसको आप लिख सकते हैं, जो आपके मन में है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए समाचार को आकर्षक बनाने के लिए शीर्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाचारों के लिए शीर्षक लिखना भी एक कला है, साथ ही महत्वपूर्ण भी। समाचार को उचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उचित शीर्षक अत्यंत जरूरी है। शीर्षक के द्वारा किसी भी समाचार को संवारा या बिगाड़ा जा सकता है, यानी कि जिस प्रकार से हम शीर्षक देंगे उसी प्रकार से उसका महत्व भी बढ़ेगा। और वो कह सकते हैं, मतलब जिस प्रकार से हम लोग घर के सामने डिजाइन नहीं रखते हैं, तो डिजाइन उसी का शीर्षक होता है, हेडलाइन होता है। हेडलाइन में जिस प्रकार से आप लोग अच्छा से लिखिएगा, मतलब समाचार पत्र में लिखा जाता है, उस प्रकार से उसका उतना वैल्यू ही बढ़ता है, ठीक है। देखिए कभी कभी एक बहुत ही अच्छा समाचार उचित शीर्षक के अभाव में पाठकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग केवल समाचारों के शीर्षक पढ़ने के शौकीन होते हैं और वे इसी आधार पर ही समाचार के बारे में निर्णय लेते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि शीर्षकों को पाठकों को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्वाह करता है। इसके साथ ही समाचार पत्र की पाठकों की एक छवि बनाता है। इसका जो विशेषता है बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है,
बेहतर समाचार पत्र लेखन की विशेषताएं। पहला क्या विशेषता है कि संक्षिप्त शीर्षक, संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना चाहिए, यानी कि छोटा शीर्षक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मतलब बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। सारगर्भित मतलब हुआ क्या, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी विशेषता क्या है, शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, अर्थपूर्ण और जीवित होने चाहिए। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका कि भाषा विषयानुकूल होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हार्ड भाषा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आसान, जिस प्रकार से पाठक आपके समझ सकते हैं उस प्रकार से खबरों को प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि शीर्षक इस तरह होना चाहिए कि वह सीमित स्थान पर ही पूरी तरह फिट बैठ जाए, ज़्यादा जगह नहीं ले, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है आपका कि शीर्षक विशिष्ट ढंग और डायरेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा लटपटा नहीं होना चाहिए, घुमा करके नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए कि आज नेपाल में एक एरोप्लेन के क्रैश होने से 72 लोगों की मौत, इस प्रकार से, ठीक है, कि एक जहाज जा रहा था दिल्ली से नेपाल, मतलब 72 लोगों की मौत हो गया, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों, मतलब लेंदी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए खंड घ में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखा है। तो खंड घ में ये आपका पत्र है, दो पत्र है, दोनों लिख सकते हैं पत्र को, लेकिन निबंध आपको दोनों नहीं लिख सकते, एक ही लिखना है, ठीक है। और आपका एक दिया हुआ रिपोर्ट, समाचार पत्र रिपोर्ट लिखने वाला, उसको लिख सकते हैं। तो आपका दो पत्र है उससे लिख सकते हैं, जो आपका चार में अच्छा लगे वो आपको लिखना है, लेकिन एक नंबर का जो आपका अथवा में दिया वही दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि सेवा में लिखते हैं, प्रधानाचार्य महोदय लिखते हैं, उसके बाद एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, विद्यालय का। उसके बाद विषय क्या है, क्यों आप छुट्टी मांगना चाह रहे हैं वो लिखते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि नीचे महोदय लिखते हैं और सविनय निवेदन है कि वहाँ से आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका डायरेक्ट कारण लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से कारण मैंने लिखा है, समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन इस प्रकार का आएगा ये जरूरी है, फिक्स है कि आपका इस प्रकार का एक लिखने के लिए आएगा। यहाँ पे लिखने के लिए बोला है दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण, वहाँ पे लिखेगा बुखार लग जाने के कारण, तो किस प्रकार से लिखेगा, यहाँ पे ये सब नहीं लिख देना है, वहाँ लिखना है कि मैं 3 दिनों से बीमार हूँ, काफ़ी ज़्यादा बुखार है, ठीक है, तो इस वजह से मुझे छुट्टी चाहिए, इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके अतः लिखना है कि अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि मुझे कितना दिन का छुट्टी चाहिए, 2 सप्ताह का छुट्टी अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे साइड में आपको डेट लिख देना है और यहाँ पे अपना आज्ञाकारी छात्र है तो आपका विश्वासी छात्र लिख दीजिएगा, नाम और कौन क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं अगले, अब आते हैं खंड ग में। खंड ग में आपका पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य सौंदर्य लिखा है। यहाँ पे आपका 2 काव्य दिया हुआ है, इनमें से किसी एक का काव्य आपको सौंदर्य यहाँ पे लिखना है और ये आपका 5 नंबर का है, तो अच्छा से लिखना है, थोड़ा लंबा लिखना है, ठीक है। तो देखिए आपका काव्य यहाँ पे दिया हुआ है कि जय पत्र प्रताप उर रात्रि प्रभुनाथ तुरंत अस कही आयुष्वाही पद बंदी चलाऊ हनुमंत भरत बाहु बोल शील गुण प्रभु पद प्रति अपार मन गेहू जात सहारत पुनि पुनि पवन कुमार, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से रामायण से लिया गया है, रामायण पर लिखा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। और यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट आप भाव्य सौंदर्य, मतलब ये जो कविता का है बच्चों, इसका भाव क्या है, क्या इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है, उसको पहले आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए भाव्य इसका सौंदर्य आप लोग यहाँ पे कि हे नाथ मैं आपका प्रताप हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा कह करके उनकी आज्ञा पा करके भरत जी के चरणों में वंदन करके हनुमान जी चले गए। मतलब जब हनुमान क्या होता है, सगुमन मुट्ठी लाने के लिए जाते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित होता है तो उस समय क्या होता है, जब वो अयोध्या के ऊपर से उड़ते हैं तो क्या करते हैं भरत, मतलब उसको तीर मार करके, उसको लगता है कि वो अयोध्या पर हमला करना चाहता है, तो भरत उसे तीर मार करके गिरा देते हैं, ठीक है। तब बताते हैं भरत क्या कहते हैं, मतलब कि इस तरह से आपका भाई वहाँ पे मूर्छित पड़ा हुआ है, तब क्या कहते हैं कि आप जल्दी जाइए, ठीक है, सूर्योदय नहीं होना चाहिए। आप लोग रामायण देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या, तो सूर्योदय नहीं होना चाहिए, तो वही बोल रहे हैं कि हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं हनुमान जी। आप टेंशन मत लीजिए, हम चला जाएंगे। आज्ञा पकड़ के भरत जी के चरणों का वंदन करके हनुमान जी चल दिए। उसके बाद देखिए भरत जी की, चाहो भाई, भरत जी की भुजाओं के बल पर के शील गुण और प्रभु के चरण के अपार प्रेम में मन में ही मन हुई बारंबार सहना करते हुए पवन पुत्र हनुमान सूत्र जी चले जा रहे हैं। उसके बाद एक शिल्प सौंदर्य, मतलब इसमें क्या क्या बताया गया है, कहाँ से ये कविता लिया गया है और इसमें कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां राम भक्त कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के लाल कांड से अवतरित है, मतलब उससे लिया गया है। युद्ध स्थल में मेघनंद ने शक्ति चला करके, जो आप मेघनाथ नहीं, यहाँ पे मेघनाथ होगा, ठीक है,
नाथ होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है नाथ, ठीक है, मेघनाथ होगा, ठीक है। मेघनाथ क्या करता है, लक्ष्मण को तीर चला करके उसके मूर्छित कर देता है। जब श्री राम को यह पता चला तो वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जामुन ने लंका में रहने वाले सुसेन विद्या के इलाज के लिए बुलाने का परामर्श दिया। हनुमान छोटा रूप धारण करके इस सुसेन के घर सहित ले आता, मतलब लंका में जो रहते हैं आपका साधु, एक तरह से कह सकते हैं आपका जो वेद, उसको उसके घर सहित उठा करके ले आते हैं, ठीक है। सुसेन ने वहां आकर के पर्वत और औषधि के नाम बताया। हनुमान ने यह औषधि लाने का जिम्मा सौंपा। हनुमान जी पर्वत पर तो पहुंच गए, पर औषधि को पहचानने में पहचान नहीं पाए, अतः वो क्या करते हैं, पर्वत को ही उखाड़ कर ले आए। वो मार्ग में भरत से मिलन हो गया। हनुमान श्री भरत जी के चरणों में वंदन करके बोला, श्री राम के व्याकुल दशा का मार्मिक अंकन किया गया है, करुण रस का ये परिपाक हुआ है। तीसरा बोलते हैं कि मन महु पुनि पुनि पवन कुमार के यहाँ पर जो ये जो वर्ड है आपका, इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि में पुरुरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जो वर्ड आपका जो कविता में दिया हुआ है, इसमें जो पुनि पुनि वर्ड है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। जो भाषा है वो किसा है, भाषा आपका अवधि है, ठीक है। वो जो छंद है आपका क्या है, दोहा है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए आते हैं खा में। खा को देखिए उतना हार्ड नहीं है आपका, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके भावी सुंदर को यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। इसको आपको पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रोक करके या तो वीडियो को पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको भी देखिए यहाँ पे उस प्रकार से लिख दिए कि इसको जो भाषा है वो सरल और सुबोध है, ठीक है। कवि की कल्पना असीम है, मतलब कल्पना बहुत ही हाई थिंकिंग लेवल है। और प्रश्न का शैली का जो है बच्चों, जिसमें कविता में प्रश्न शैली का अनुसरण किया गया है, ठीक है। तो यह इसका हो गया, क्या हो गया, शिल्प सौंदर्य हो गया। पहले आपको भावी सौंदर्य लिखना है कि कविता क्या कहना चाह रहा है, उसमें क्या, उसके बाद आपको शिल्प सौंदर्य लिखना है कि ये किसके द्वारा रचित है, कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 3 प्रश्न है, इनमें से किस 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो देखिए बच्चों, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है, जो आपका अस्थिर सुख पर ये दुख की छाया है, तो ये पंक्ति में किसको कहा गया है, ठीक है। तो देखिए और क्यों कहा गया उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, कवि ने सांसारिक सुखों पर दुख की छाया तैराती बताया है। यह दुख का छाया शोषण की काली छाया है। पूंजीपतियों के द्वारा किसान मजदूरों का शोषण किया जाता है। उनके द्वारा उनके जीवन में सुख तो क्षणिक ही है, पर उन पर सदा सुख की छाया मंडराती रहती है। कवि सुखों की अस्थिरता और दुख के अर्थार्थ को प्रकट करना चाहता है, उजागर करना चाहता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आपका कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण के करुण रस के बीच वीर रस का अभिभाव क्यों किया गया है। तो देखिए क्यों कहा गया है। देखिए, हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के लिए हिमालय से संजीवनी लाने के लिए गए हुए हैं। राम उनके इंतजार में हैं। अपने मूर्छित भाई की दुर्दशा देख करके वे विहल हो उठते हैं, मतलब बहुत ही परेशानी हो उठते हैं और विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप से सारी सेना भी दुखी है। राम नाना प्रकार से विलाप करते हुए दुखी हो रहे हैं। उनका यही विलाप करुणा रस से उत्पन्न होता है। युद्ध स्थल में चारों ओर इस रस का प्रभाव हो रहा है। इस समय हनुमान आते हैं। वह अपने हाथ में पूरा पर्वत उठा लाते हैं। हनुमान को देख करके सभी हैरत में हैं। उनका यह कार्य अद्भुत है। सभी ने उन्हें देख करके उत्साह जागृत हो जाता है। इस तरह इस करुण रस में स्थान पर वीर रस, यानी कि देखिए वहाँ पे दुख का जो करुण रस था बच्चों, इसमें क्या होता है, वीर रस आ जाता है। क्योंकि जो आपका हनुमान है वो क्या करता है, पूरे पहाड़ को उठाकर ले आता है एक वीर की भांति। इस वजह से वीर रस का वहाँ क्या होता है, संचार होने लगता है। चारों ओर आनंद छा जाता है। हनुमान के अवतरण को इसलिए करुण रस में के बीच में वीर रस का अभिभाव कहा गया है। क्लियर है। उसके बाद देखिए ग नंबर का प्रश्न है आपका, 2 ही लिखना था, मैं आपको तीनों बता दे रहा हूं कि कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कि शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। तो देखिए बच्चों, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर के यह बताना चाहता है कि सावन महीने में रक्षाबंधन के दिन वर्षा में जिस तरह बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार बहन चमकती है। राखी बांधकर भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन होता है।
तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ग का आंसर। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है, इनमें से भी किसी 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पे क, ख और ग 3 प्रश्न है आपका, 2 ही प्रश्न का उत्तर आप लोग जो अच्छा से जानते हैं उसका यहाँ पे उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न है कि बाजरूपण से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार की व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। तो देखिए बच्चों, बाजरूपण से तात्पर्य ऊपरी चमक दमक से है। बाजरूपण से लेखक का तात्पर्य है कि बाजार को अपनी आवश्यकता के अनुरूप नहीं बल्कि दिखाने के लिए प्रयोग में लाना। इस प्रकार हम अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च करते हैं और ना चाहते हुए भी अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं। तो हम बाजार रूपण को बढ़ावा देते हैं। तो जब सामान बेचने वाले बेकर की चीज़ों को आकर्षक बना करके बेचने लगते हैं तब बाजार में बाजार रूपण आ जाता है। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते हैं पर छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो ग्राहक भी अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं काट दीजिएगा। क्या होता है, लुभाने का प्रयास करता है हर तरह से। ठीक है, लुभाने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ ग्राहक को अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं काट दीजिएगा, जब मैं आपको PDF दूंगा वहाँ पे नहीं काट दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है। तो देखिए, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक साधन बनती रही है, क्योंकि यहाँ पे जाति प्रथा पेशे का पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। उसे पेशा बदलने की अनुमति ही नहीं होती, भले ही क्यों ना वो पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ख का आंसर। देखिए, अभी भी हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा जाति प्रथा है। जाति प्रथा के कारण जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमें लड़ाती है और हमारे रोजगार पर वो ध्यान नहीं देती है। जिस प्रकार से झारखंड में देखिए हिंदू मुस्लिम करके लड़ाती है, केंद्र सरकार भी है हिंदू मुस्लिम, लेकिन रोजगार पर कोई बात नहीं करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको लिखना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ग है आपका कि महामारी फैलने के बाद गाँव में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्यों में क्या अंतर होता है। तो देखिए बच्चों, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही लोग काकते कुकते कहराते अपने अपने घरों से निकल करके अपने पड़ोसियों और आमतियों के ढाढ़स देते हैं। वे बचे रह गए लोगों को रोक करके दुखी ना होने के लिए ये कहते हैं। सूर्यास्त होते ही लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते हैं और चू तक नहीं करते, तब उनके बोलने की शक्ति भी जा चुकी होती है। उसके बाद देखिए, मतलब महामारी फैलने के बाद गांव में किस प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना था। तो सूर्योदय के टाइम पे क्या होता है, सुबह सुबह सारा घर से निकल जाते हैं, पड़ोसियों को क्या करते हैं, ढाढ़स बनाते हैं और रो कर दुखी ना होने के लिए कहते हैं। और आपका सूर्यास्त के समय यानी कि शाम के समय क्या होता है, सारा अपना घर घुस जाते हैं और कोई भी चूक तक की आवाज़ किसी के घर से नहीं आती। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है कि महादेवी वर्मा तथा महाकवि तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। यानी कि आप लिखना चाहें तो सिर्फ महादेवी वर्मा का लिखिए, तो आप सिर्फ महाकवि तुलसीदास के 2 रचना के बारे में लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को बताया है और 2 नहीं 3 4 बताया है, जो आपको आज रहे एग्जाम में आप लोग ले दीजिएगा। ठीक है, देखिए महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना क्या है, निहार है, रश्मि है, निर्जा है, सांध्य गीत है और दीपशिव का। ये किसका है, महादेवी वर्मा का। ये महाकवि तुलसीदास का क्या है बच्चों, रामचरितमानस, राम लला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, ये सब क्या है, महाकवि तुलसीदास का है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका खंड घ है बच्चों, जिसमें आप सभी की किताब के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए खंड घ में आपका 7वां प्रश्न है कि असोदर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन असोदर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। 3 नंबर का प्रश्न है आपका, तो इसके उत्तर को देखिए कि असोदर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे, पले बढ़े, अंत में वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। असोदर बाबू अपने आदर्श किशनदास से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है, वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। वे बेटी के कहे अनुसार
नए कपड़े पहनती है और बेटे के किसी मामले में दखल नहीं देती है। असोजर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन असोजर बाबू अभी तक किसी किस्म के संस्कारों व परंपराओं से चिपके हुए थे। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका असोजर बाबू है ये समय के साथ आधुनिक काल में बदल नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका 8वां में आपका प्रश्न है कि पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो देखिए बच्चों इसके उत्तर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसके उत्तर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो को होल्ड कर लेता हूँ। चलिए इसको पढ़ लीजिए या तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद देखिए आखिरी प्रश्न आपका है कि एने फ्रैंक कौन थी, उनकी डायरी क्यों प्रसिद्ध था। तो इसके भी उत्तर को मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा आपका 35 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि एने फ्रैंक आपका एक यहूदी परिवार में 13 वर्षीय एक लड़की थी, बालिका थे। ठीक है, उसका डायरी में क्या लिखा हुआ था, उस समय जो आपका युद्ध हो रहा था, जुल्म हो रहा था, उसके बारे में इसमें लिखा गया। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कहाँ से पैदा हुआ। तो देखिए इसके उत्तर को, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने तैयार किया हुआ है। वीडियो काफ़ी आपको रिजिड टाइप का लग रहा होगा क्या, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, तो मैंने तो आपको समझा ही दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। मैं आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको प्रत्येक सब्जेक्टिव का PDF आपको प्राप्त कर रहा हूँ, उसका सोल्यूशन मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि इस ऐप में जाइए, मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, ऐसा नहीं। सारा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको PDF में प्रोवाइड करा रहा हूँ और आपको यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसके आंसर को आप लोग अभी रोक करके पढ़ लीजिए। 1 से 2 दिनों के अंदर मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए आपका हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश कोर का, इंग्लिश इलेक्टिव का, और भी सब्जेक्ट जैसे आपका जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं आया है, लेकिन हमारे टीम के द्वारा आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, और उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।